गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने आपको बेल्जियम का केस हमने आपको एंड किया था और उसमें मैंने बताया था कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या रहा। बेल्जियम में आपको मेनली जो आपको थे कंपोजिशन, जिसमें आपको जर्मन थे आपको 1%, उसके अलावा तुमको थे ओवरऑल कंट्री के भी यहाँ पर मेनली आपको, और उसके अलावा उसमें थे तुमको आपको फ्रेंच थे 40%, और 59% तुमको होते हमारे हैं बेल्जियम। और उस कंट्री के अंदर कैसे आपको एथनिक कंपोजिशन आपको डिफरेंट डिफरेंट थे, और डिफरेंट रहने के बाद भी आपको वहां पे जब टेंशन जब आपको बनती वहां पे है, तो बेल्जियम ने क्या किया, बेसिकली आपको पावर शेयर किया, और पावर शेयर करने के बाद आपको उसको रिजल्ट उसका मिलता है और गवर्नमेंट उसका स्टेबल हो गया। अब हमको समझना है केस ऑफ श्रीलंका, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली दो केस दिया हुआ है, एक केस बेल्जियम की है और एक केस आपको है श्रीलंका की, है ना। तो देखते हैं श्रीलंका में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे है कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके एक साल के बाद आपको श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है, उसी कंट्री से जिस कंट्री से 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, यानी ब्रिटेन से। और इंडिपेंडेंट होने के बाद आपको यहाँ पे जो होता है एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका के अंदर, वो मेनली दो होते हैं। पहला होता है सिन्हाला स्पीकर अकॉर्डिंग टू दियर लैंग्वेज, और मैंने ये भी समझा दिया था आपको कि एथनिक मतलब क्या होता है। एथनिक का मतलब कि आपको अलग अलग आपको लैंग्वेज बोलने वाले लोग, या फिर अलग अलग तुमको जो होता है आपको जाति होता है, रिलीजन होता है, जो उसको फॉलो करते हैं, वैसे लोग आपको आते हैं एथनिक कंपोजिशन के आपको अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है सिन्हाला स्पीकर और सेकेंड होता है तमिल स्पीकर। इसमें जो सिन्हाला होते हैं उनका परसेंटेज होता है 74%, जो आते हैं आपको मेजोरिटी में आते हैं, और जो तमिल स्पीकर्स होते हैं उनका परसेंटेज होता है 18%, और वो लोग आते हैं आपको अंडर माइनॉरिटी आते हैं, है ना। सिन्हाला में जो लोग होते हैं मेनली होते हैं बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट पीपल तुमको आते हैं सिन्हाला में आते हैं। और तमिल के अंदर आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। यहाँ पे आपको मैप में मैंने आपको दिखाया भी है। अगर ये आपको मैप श्रीलंका की यहाँ पे है, अब ऊपर हो गया नॉर्थ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो नॉर्थ और साउथ, इस साइड में ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट का अपोजिट होता है यहाँ पे वेस्ट होता है। तो जो हमारा आपको है तमिल ग्रुप है, उनका देखते हैं पॉपुलेशन, तो नॉर्थ में और ईस्ट में मेनली हमको दिखते हैं आपको है तमिल दिखते हैं, और बाकी सब पार्ट में हमको मेनली तुमको दिखते हैं सिन्हाला देखते हैं, है ना। और इसके अलावा एक ग्रुप और होता है, उनको बोला गया है क्रिश्चियंस बोले गए हैं, जिसमें सिन्हाला और तमिल दोनों लोग आते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि जो आपको यहाँ पे ऐसे लोग जो बोल रहे हैं तमिल बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको मैप में दिखाया यहाँ पे है कि एक ऐसे तमिल का ग्रुप जो आपको बेसिकली बिलोंग करते हैं श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जिनको बोला गया श्रीलंकन तमिल्स। ओवरऑल जो आपको तमिल है इनका परसेंटेज 80, लेकिन जब बात करें अगर इसी तमिल में वैसे तमिल जो बेसिकली बिलोंग करते हैं आपको श्रीलंका से, उनका परसेंटेज होता है 13 होता है। और वैसे तमिल जो आपको इंडिया से ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आपको वहां चले गए श्रीलंका में एज अ प्लांटेशन वर्कर, जब आपको इंडिया में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्लांटेशन सेटअप किया तुमको श्रीलंका के अंदर। प्लांटेशन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें आपको होल ईयर सेम टाइप के जो होते हैं क्रॉप को अगर हम उसमें लगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लांटेशन का एरिया बोलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, इंडिया से आपको जो इंडियन तमिल थे वो चले गए, और जाने के बाद वहीं पे आपको बस गए वहां पे, जिसको बोला गया इंडियन तमिल। यानी अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अगर बोले तो यानी जो आपको तमिल आपको श्रीलंका के अंदर है, जो आपको इंडियन तमिल है, यानी उनके फोर फादर यानी उनके पूर्वज आपको बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया वो कहा गए होंगे, यानी श्रीलंका में गए होंगे, और उनका ही वंश अभी तक आपको वहां पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो वही सीन यहाँ पे है कि जो तमिल्स होते हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक होते हैं आपको श्रीलंकन तमिल और एक होते हैं हमारे हैं इंडियन तमिल, यहाँ पर तुमको होते हैं, है ना। अब चलिए, अब ये समझ में आ गया कि एथनिक कंपोजिशन क्या है। बस मैं एक बार शॉर्ट में सबको रिकॉल कर दे रहा हूं। जो एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे है उसमें सिन्हाला होते हैं 74%, ओवरऑल कंट्री के बिहाफ पर। तमिल स्पीकर्स में आपको
होते हैं जो उनका परसेंटेज 18%, लेकिन इसका दो पार्ट, एक में होते हैं श्रीलंकन तमिल, एक में होते हैं इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल होते हैं 13% और इंडियन तमिल होते हैं आपको 5% यहाँ पे। और उसके अलावा आपको क्रिश्चियन होते हैं, आपको है जिनका परसेंटेज तुमको होता है यहाँ पे आपको है 7%। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 7%, जो दोनों होते हैं, सिन्हाला भी होते हैं और तमिल भी होते हैं, यानी आपको दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं क्रिश्चियन वहां के। अब देखिए होता क्या यहाँ पे है, बेल्जियम ने आपको पावर शेयर किया और पावर शेयर करने के बाद अपने कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया। एकोमोडेशन जिसको बोला गया है वहां पे सबको साथ में लेकर चलना। श्रीलंका ने क्या किया ना, यही गलती कर दिया। इसने क्या किया, जब जैसे इसको इंडिपेंडेंसी मिलती है, इसने क्या किया ना, पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसका आपको क्या निकल के आता है रिजल्ट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट एडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटेरियन, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें आपको वही लोग रहेंगे कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट के पार्ट बनकर रहेंगे जिनका नंबर ज्यादा है। नंबर ज्यादा का मतलब कि जिनका पॉपुलेशन बहुत हाई है, जो आते हैं मेजोरिटी में आते हैं। तो मेजोरिटी में आते हैं कौन, आपको सिन्हाला स्पीकर आपको आते हैं यहाँ पे हैं, यानी बस सिन्हाला जो होंगे वैसे पीपल जिनका लैंग्वेज सिन्हाला है, बस वही लोग आपको श्रीलंका में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तमिल को गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार नहीं यहाँ पे है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है। अगर इंडिया की बात करें हम, अगर इंडिया में अभी के टाइम में आपको देखा जाए लैंग्वेज के बेस पर, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 42% ऐसे पॉपुलेशन है जो आपको हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर लैंग्वेज की जहां तक यहाँ पर आपको बात हो रही है, श्रीलंका में हो रही है कि जिसका जो आते हैं आपको मेजोरिटी में आते हैं वही लोग अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इंडिया में आपको 42% पीपल आपको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मेजोरिटी में आते हैं अगर, तो आपको जो हिंदी बोलते हैं वही आते हैं यहाँ पे है। यानी इंडिया में सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग ही बस गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। श्रीलंका के केस में अगर इंडिया का अगर देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं आप है क्या, लेकिन ये सही है? एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ये आपको सही नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, जहां पे एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे हर पीपल, जितने भी कंट्री में लोग हैं, चाहे उनका आपको लैंग्वेज कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, वो किसी एरिया से आते हो, सबको आपको इक्वल राइट्स मिलता है, पॉलिटिकल राइट्स मिलता है और सब एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है श्रीलंका के अंदर। यहाँ पे है ना, जिनका नंबर हाई है बस वही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बाय दिस कंसेप्ट ओनली सिन्हालास स्पीकर्स फॉर्म गवर्नमेंट। वही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर ये कंसेप्ट अगर आता है, यानी जिनका नंबर हाई रहेगा बस वही गवर्नमेंट अगर फॉर्म करता अगर श्रीलंका के अंदर, यानी बस सिन्हाला पीपल, जो आपको सिन्हाला जो होंगे, ये लैंग्वेज है, जो लोग आपको सिन्हाला बोलते होंगे बस वही गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगे, अदर को गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार नहीं है। और सिन्हाला ने क्या किया, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए श्रीलंका के अंदर उसने एक कंसेप्ट लेके आया। 1956 में एक एक्ट लेके आया। बेसिकली आपको एक तरह का एक्ट है 1956 में, एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द only official language, thus disregarding Tamil। अभी यही मामला फंसता है। 1956 में आपको कंट्री के आजाद होने के महज 8 साल के बाद यहाँ पे सीन क्या होता है कि सिन्हाला स्पीकर्स ने क्या किया, अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए एक एक्ट पास किया जिसमें आपको जिनको सिन्हाला बोलने आएगा बस वही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, लिखने के लिए बस मैंने आपको यहाँ पे इतना लिखा है, इसका एक और मीनिंग होगा। और मीनिंग क्या है मैं बताता हूं। अगर सिन्हाला ही वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, अब उसमें कोई तमिल इंटर मारा, जैसे तमिल वहां पहुंचेगा वो बोलेगा मे आई कम इन, लेकिन मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती है, लेकिन वो तमिल में बोलेगा मे आई कम इन। अंदर जो बैठा हुआ है इंटरव्यूअर वो आपको सिन्हाला स्पीकर है। जब वो सिन्हाला स्पीकर है तो बस वो देखेगा कि ये जो पर्सन आया इंटरव्यू के लिए वो तमिल बोल रहा है, तो उसको वो एंट्री देगा ही नहीं वहां पे। यानी इन शॉर्ट जॉब के चांसेस पूरे के पूरे तुम आपको डाउन चले गए। किसके लिए, तो जो लोग आपको तमिल बोल रहे हैं जाएंगे आपको स्टडी करने गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर सिन्हाला है, यानी जो भी टीचर आएगा वो सिन्हाला बोलेगा,
तमिल वाले बच्चों का क्या, वो क्या करेंगे क्लास में बैठ के यहाँ पे। तो एक तरह से ये कंसेप्ट वहां पे बिल्ड कर दिया गया कि अगर आपको श्रीलंका में रहना है तो आपको सिन्हाला लैंग्वेज बोलने आना चाहिए, अगर नहीं बोलने आना है तो आप अपना देश छोड़ दो, जहां से बिलोंग करते हो वो नेटिव कंट्री तुमको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लेके आया गया। अब तमिल के साथ आपको मतलब कि क्या किया गया, जो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अपना काम कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है, जिससे जो तुमको होते हैं, जो तमिल होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। जो भी होते हैं तमिल, उनके अंदर फीलिंग आती है एलिनिएशन की। एलिनिएशन का मतलब होता है आपको अलगाव की भावना को बोलते हैं, एक अलग होना। जैसे मैं ही अगर आपको इस बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार से बिलोंग करने के बाद आपको अगर मुझे आता है लैंग्वेज, आपको हिंदी बोल लेता हूं, इंग्लिश बोल लेता हूं, और जो बिहार का जो नेटिव आपको भाषा यहाँ पे है भोजपुरी, वो मुझे बोलने आता है। अब मैं चला जाऊं केरला, केरला में बोलते हैं मलयालम, और वहां पे जाके अगर बोलूं अगर भैया भूख लगा है कुछ खाने को दे दो, तो वो तो समझेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है। यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी आपको कि पूछिए मत। यहाँ पे वहां पे मुझे कोई भी चीज बाई करना अगर है तो मलयालम लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, मुझे मलयालम नहीं आती है। मैं कुछ भी बोलूंगा ना वो समझेंगे, और जो वो बोलेंगे मेरे ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, और वर्ष हो जाएंगे तुमको यहाँ पे। यानी उनके लिए मैं बिल्कुल नया हूं, मेरा लैंग्वेज नया है, और मेरे लिए वो नए हैं। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही आपको सिन्हाला को बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, जो होते हैं तमिल, उनके अंदर आती है फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, अलगाव की भावना। उनको लगता है कि हमारे कंट्री में हमारे साथ आपको इनजस्टिस हो रहा है, जो कि एक्चुअली में हो भी रहा है। यहाँ पे अन्याय हो रहा है भाई। सिर्फ सिन्हाला ही गवर्नमेंट क्यों फॉर्म करे यहाँ पे? क्या इनको अधिकार नहीं है? इनको भी अधिकार यहाँ पे है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये सब लाकर इनके अंदर ये फीलिंग को डेवलप किया गया। अब देखो, जब ये फीलिंग डेवलप होगी एलिनिएशन की, तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे यहाँ पे, और लोग कब बोलेंगे, जब अत्याचार और बढ़ जाएगा उनके ऊपर। वही सीन होता है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तमिल ने क्या किया, अपने पार्टीज को लॉन्च किया, जिसमें एक पार्टी बहुत बहुत फेमस भी हुई, LTTE बोलते हैं। मैं आपको साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, LTTE। एक पार्टी का नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। फिर से सुनिएगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। एक ऐसा पार्टी जो आपको डिमांड करता है कि आपको श्रीलंका में भी आपको जो तमिल लैंग्वेज होती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। यहाँ पे जैसे आपको सिन्हाला का ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे ही आपको जो होगा लैंग्वेज तमिल, वो भी आपको बन जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगा यहाँ पे। और इसको लेकर 1980s में क्या किया गया, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया गया यहाँ पे, ताकि ये डिमांड किया जा सके कि तमिल के लिए आपको इंडिपेंडेंट एलम, एलम का मतलब होता है स्टेट, यानी एक नया तुमको देश फॉर्म कर दिया जाए। यहाँ पे कंट्री को आपको डिवाइड कर दिया जाए, यार नॉर्थ है और ईस्ट है, इस वाले पार्ट को मेन वाले पार्ट से बाहर निकाल देंगे और एक नया देश बना देंगे। यहाँ पे सिन्हाला अपने एरिया में खुश रहेंगे अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, और जो होंगे तमिल वो अपने एरिया में खुश रहेंगे। भाई कोई टेंशन ही नहीं यहाँ पे है। ये डिमांड करते यहाँ पे है, लेकिन क्या सिन्हाला कभी मानेंगे कि कंट्री के अंदर आपको जो है एक तो हिट कंट्री है और उसको बांट दो पार्ट में, ना इधर कराएंगे ना उधर कराएंगे, वही कंडीशन यहाँ पे है। वो तो मानेंगे नहीं यहाँ पे, है ना। जिसके वजह से सिन्हाला ने क्या किया, आपको इनके डिमांड को आपको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। और रिफ्यूज करने के बाद आपको इट शून टर्न इनटू सिविल वार। सिविल वार का मतलब जानते हैं आप लोग कि जब कंट्री के सिविलियन जब आपस में फाइट करना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं सिविल वार बोलते हैं। 1980s में आपको श्रीलंका के अंदर सिविल वार शुरू हुआ और जो जाके एंड करता है 2009 में, 2009 तक। अब एक चीज मैं बताता हूं जो बुक से बाहर की है, समझिएगा इस चीज पे यहाँ पे, है ना। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। कंसेप्ट चाहता है जिसका नंबर हाई बस वही गवर्नमेंट फॉर्म करे यहाँ पे।
1980s में गवर्नमेंट, सॉरी 1948 में आपको इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद कंट्री के अंदर कंडीशन वर्सन हो गई। सिन्हालास को जो लैंग्वेज जो आपको है, बस बोला गया कि बस एक वही उसका ऑफिशियल लैंग्वेज आपको रहेगा यहाँ पे। जैसे वो बोलता है कंट्री के अंदर जो तमिल होते हैं उनके अंदर फीलिंग आती है एलिनिएशन की। अभी सोच रहा है कि अब सिन्हालास का पावर बढ़ चुका है, मेजोरिटी में है, चलो कुछ डेवलपमेंट करते हैं। जैसे डेवलपमेंट करने गया 1980s में डिमांड हो गया आपको सेपरेट इलेक्ट्रेट का, यानी एक अलग देश बनाने का यहाँ पे। फिर वहां पर मूवमेंट हुआ, सिविल वार हुआ। डेवलपमेंट करना शुरू ही किए थे, कंट्री के अंदर सिविल वार, कंट्री का गवर्नमेंट कोलैप्स, खत्म हो गया यहाँ पे। जैसे ही सिविल वार हुआ 2009 तक सिविल वार फेस किया है बेचारा वो। सिविल वार फेस करने के बाद क्या होता है कंडीशन यहाँ पे, जैसे 2009 में सिविल वार एंड करता है तो एंड करने के बाद अब सोचते हैं कि चलिए अब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, अच्छे से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे बिल्कुल यहाँ पे। 2009 से लेकर 2019 तक लगभग 10 से 11 साल तक इसने क्या किया, खूब डेवलपमेंट काम किया। जैसे ही ज्यादा डेवलपमेंट पे काम किया तब तक होता क्या है, आता है कोविड। 2019 में के लास्ट तक 2020 में आया कोविड आया, और जैसे आता है कोविड जितना डेवलपमेंट फिर रुक गया, फिर चलेगा डाउन, चलेगा यहाँ पे पूरा कंट्री का इकोनॉमी तुमको रुका हुआ तुमको उस समय। तो श्रीलंका तो ऐसा तो है नहीं कि आपको इंडिया पर नहीं, चांद पे है, ये भी आपको सर इंडिया बोल रहा है, अर्थ पे नहीं है चांद पे है। तो अर्थ पे रहने के बाद इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। अब यही इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर भी, 1.5 से 2 साल तक फेस करते हैं, कंडीशन फेस करते हैं आपको जो होता है कोविड होता है उसका। अब इसके बाद कंडीशन क्या होता है, 2022 में फिर सोचते हैं कि अब नया गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रहा था पहले भी, अभी भी अच्छे से काम करेगा यहाँ पे। तब तक गवर्नमेंट ने लेके आया आइडिया 2022 के लास्ट तक यहाँ पे कि अब कंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, बस ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे यहाँ पे, यानी आपको जो केमिकल आपको है उसका यूज आपको हम नहीं करेंगे, यानी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करके मैन्यूर का यूज करेंगे। मैन्यूर का मतलब जो होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोस्ट बोलते हैं, जो नेचर के जो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल है जो उससे खाद बनता है, अब उसका यूज करेंगे। कोई आपको ये नहीं प्लान नहीं है कि अगर फूड का शॉर्टेज अगर हो जाएगा तो कंट्री में क्या होगा। मेनली होता क्या है कि अगर ऑर्गेनिक का अगर सिस्टम लेके अगर आना अगर है तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकअप रखना पड़ेगा। यानी इतना फूड स्टोर कर लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप खेती करने ऑर्गेनिक से, पहले आपने खेती किया है फर्टिलाइजर से, अभी गए ऑर्गेनिक में, कहीं आपको जितना प्रोडक्शन पहले हुआ था उससे अगर कम प्रोडक्शन हो जाए, मार्केट में जब आपको अनाज की जब हो जाएगी, कमी हो जाएगी आपको फूड ग्रेन्स की यहाँ पे, तो क्या होगा, शॉर्टेज होगा। और जब मार्केट का आपको ये रूल ही है कि किसी चीज का जब होता है शॉर्टेज तो उसका डिमांड हाई होता है। शॉर्टेज हुआ तो डिमांड हाई, चावल का हो गया कमी हो गया मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, आपको सोचेंगे कि जितना है उसमें से मैक्सिमम क्या करें, बाई कर ले और स्टोर कर ले अपने घर के अंदर। यहाँ पे डिमांड हाई होगा, जब डिमांड हाई होगा तो प्राइस भी हाई हो जाएगा यहाँ पे। यानी जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रही है 20 रुपीज पर केजी, डिमांड हाई होने के बाद प्राइस हाई हुआ, और वो 20 रुपए की चीज कब 200 रुपए आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। बात समझ रही है ना, ये करते हैं, लेकिन उतना ग्रेन्स को स्टोर कर लेते गवर्नमेंट यहाँ पे, ताकि अगर फेल भी अगर हो गया तो मार्केट में हम क्या करते हैं, आपको उस क्रॉप को आपको मेंटेन रखते हैं। तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट अब वहां की थी, उसने डायरेक्टली किया यहाँ पे, क्रॉप हुआ फेल, फिर गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया यहाँ पे। 2024 के लास्ट तक गवर्नमेंट का जो था वहां कंडीशन बहुत वर्ष रहा। वो सोचा कि 2025 के बाद आपको क्या करेंगे, 25 के बाद आपको क्या करेंगे, अपने यहाँ डेवलपमेंट अब करेंगे। यहाँ पे 26 में वार शुरू हो गया, कहां कहां तो ईरान के बीच में, आपको अमेरिका के बीच में, इजराइल आपस में सब मार रहा है सब, वहां पे पूरा समुद्र रूट आपको डिस्टर्ब हो गया है। क्या होगा इसका समझ में आ रहा है, फिर बर्बाद होने लगा ये। इसेंशियल गुड्स कहां से लेके आएंगे, तेल कहां से लेके आएंगे, जब पेट्रोलियम ही नहीं आएगा यहाँ पे, तो बहुत सारा पेट्रोलियम नहीं आने का मतलब कि मैक्सिमम इंडस्ट्री आपको सब डूब जाएगी यहाँ पे। शुरुआती में अगर ये पावर शेयर कर लिया रहता है
तो इतना तो इसको झेलना नहीं पड़ता है, बेचारे को हित चुकी है ये, और इतना आपको टेंशन झेल रहा है शुरू से यहाँ पे अभी, और पता नहीं कब ये वार रुकेगा, तो फिर दोबारा कब डेवलपमेंट करेगा, फिर कुछ अगर हो गया तो फिर इनका क्या होगा। खैर भविष्य की बात है, भविष्य में देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यानी दो केस आपका एंड कर गया है, पहला केस बेल्जियम का और श्रीलंका का, और इस केस का जो तुमको यहाँ पे है ओवर, जो आपको इसका आउटकम है, वो आउटकम यही है कि एक कंट्री ने पावर शेयर किया, और पावर शेयर करने के बाद अपने कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया, और एक कंट्री ने पावर शेयर नहीं किया, और जिसके बाद कंट्री ने फेस किया सिविल वार, जो 2009 तक तुमको चला लगातार यहाँ पे। यही बस इसका तुमको डिफरेंस यहाँ पे है। यानी ये बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में, यानी गवर्नमेंट को अगर रन करना है प्रॉपरली अगर हमको, तो हमको पावर शेयर करना होगा, अगर गवर्नमेंट का फॉर्म डेमोक्रेसी है तब, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग हमारे लिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, देयर आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। अब दो तुमको दिया है वह रीजन बुक में, अक्सर बच्चों को इसमें बहुत डाउट आता है, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ इसके जो पॉइंट्स जो मैं लेके आया हूं, मैंने उसको बहुत थोड़ा अपने से तुमको देखा है, फिल्टर किया है, तब लेके आया ताकि समझ में इजीली आ जाए यहाँ पे। और समझिएगा, पहला रीजन होता है प्रूडेंशियल रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं विवेकपूर्ण, यानी कोई भी काम ऐसे करना जो आपको सोच समझ के करना कि इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल बोलते हैं, विवेकपूर्ण बोलते हैं। क्या है, द पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। यानी ये बोल रहा है कि पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या करता है, कम करता है। किसके बीच में, तो सोशल ग्रुप के बीच में। बेल्जियम ने पावर शेयर किया, सोशल ग्रुप के बीच में, डच के बीच में, फ्रेंच के बीच में पावर शेयर हुआ और गवर्नमेंट स्टेबल हो गया। ये चीज कहां नहीं हुआ, तो श्रीलंका में नहीं हुआ, और श्रीलंका का जो गवर्नमेंट है कोलैप्स कर गया। बात समझ रही है ना। देखिए आगे, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब ये लाइन में देखिएगा, पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है किस चीज के लिए, तो गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए और पॉलिटिकल ऑर्डर को भी स्टेबल करने के लिए। यहां पे बेल्जियम के केस में आप देखे होंगे, पावर शेयर किया गया, गवर्नमेंट स्टेबल। 1993 के बाद से आपको बेल्जियम आपको अपना डेवलपिंग करना शुरू किया, और अभी के टाइम में आपको डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। श्रीलंका ने क्या किया, पावर शेयर नहीं किया, पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर इसका डिस्ट्रॉय हो गया, और अभी के टाइम में आपको ये डेवलपिंग कंट्री है। डिफरेंस देखिएगा यहाँ पे, ये डेवलपिंग कंट्री है और बेल्जियम डेवलप कंट्री है। बेल्जियम ने पावर शेयर किया, डेवलप्ड हो गया। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया और अपने कंट्री के गवर्नमेंट के को पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया। यहाँ पे वहां पे आपको जो था बेल्जियम, उसका पॉपुलेशन था 1 करोड़ था वहां पे, हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ, और इसका पॉपुलेशन श्रीलंका का जितना हरियाणा का पॉपुलेशन है उतना ही पॉपुलेशन तुमको श्रीलंका का भी, यानी 2 करोड़ लोग रहते हैं कहां पे, आपको श्रीलंका में, यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है तुमको प्रूडेंशियल रीजन, इसमें तुमको 2 दिया, पॉइंट मैंने लिखवा दिया, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पहला दिया है पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे क्या होता है, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो अलग अलग जो आपको लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके बीच में कुछ किसी भी फॉर्म में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर आती है तो उसको कम करने का काम करता है हमारा पावर शेयरिंग। और दूसरा में दिया हुआ है कि पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे आपको हम पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे है, पहला हो गया प्रूडेंशियल रीजन, और सेकेंड दिया है मोरल रीजन, इसको हम बोलते हैं नैतिकता। अब क्या है देखिए, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके एनसीईआरटी में भी तुमको सिलेक्ट तुमको दिया है कि पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेसी है उसको उसकी आत्मा कहते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं अगर है तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। क्यों बोले उसको डेमोक्रेसी, बोल देंगे डिक्टेटरशिप है भाई। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पावर शेयर नहीं होता, एक ही पर्सन बस आपको अपना डिसीजन लेगा। पावर शेयर अगर नहीं करते अगर तो आपको डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए दिया है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी की आत्मा ही होती है पावर शेयरिंग। और सेकेंड दिया है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट जो पीपल्स के बिहाफ पे काम करता है ना, और पीपल के बिहाफ पे काम भी करता है, और पीपल के जो होते हैं आपको आइडियाज होते हैं उनको एक्सेप्ट भी करता है। वही उसी को बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हिंदी में बोलते हैं वैध गवर्नमेंट, है ना। इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। यानी जो सिटीजन बोलेंगे आपको, अगर मैक्सिमम लोग अगर सेम चीज की डिमांड कर रहे हैं अगर कंट्री के अंदर, जो डिमांड आपको सही भी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस डिमांड को एक्सेप्ट करती है ना। और उसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई लॉ फॉर्म करना है तो उसको लॉ भी आपको फॉर्म करती है, यहाँ पे है वही इस पॉइंट में दिया है। फिर मैं रिपीट करता हूं, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट जिसके अंदर जो सिटीजन होते हैं वो भी आपको पावर शेयरिंग के पार्ट होता है। और सिंपल हो गया, पावर शेयरिंग के पार्ट होते हैं मतलब कि आपको गवर्नमेंट को आइडिया दे सकते हैं कि कौन सा लॉ लाना चाहिए और कौन सा लॉ लेके नहीं आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो वही दिया है दो रीजन, पहला दिया प्रूडेंशियल रीजन और सेकेंड दिया हमारा मोरल रीजन। इंडिया में तुमको दोनों तुमको देखने को मिलता है यहाँ पे है, लेकिन ये दोनों आपको एक्सेप्ट भी कर लिया बेल्जियम ने। श्रीलंका ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया, है ना। अभी ये हमारा केस ऑफ श्रीलंका, पिछले वाले वीडियो में केस ऑफ बेल्जियम, और इस केस में केस ऑफ श्रीलंका और वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये टॉपिक एंड हो गया। बस एक ही टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट तुमको दिए हुए हैं, बिल्डअप किए हुए हैं, उसको समझना यहाँ पे है ना। अगर आपको ये सब समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। मेन बात है बाबू समझना है यहाँ पे। मेरा बस कंसेप्ट यही है, चीजों को रटना नहीं है, क्योंकि जो चीज आप लोग रटते हैं उस चीज के थ्रू आपको बस एग्जाम में लिख कर नंबर लाया जा सकता है नंबर इंपॉर्टेंट आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपको कंसेप्ट पता यहाँ पे है कि कैसे क्या हुआ। अगर कंसेप्ट अगर पता रहेगा तो कहीं अगर डिबेट नहीं होता तो आप बोल सकते हैं वहां पे। रटा हुआ ज्ञान कम समय तक, समझा हुआ ज्ञान आजीवन तक यहाँ पे। इसीलिए कहानी को बस समझिएगा। अब फिर भी कोई डाउट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि सर किस चीज में मुझे इस चीज में डाउट है, समझा दीजिएगा। मैं कभी डाउट सेशन ले लूंगा और आपको समझा भी दूंगा, या फिर अपने डाउट आप चाहे तो कमेंट में लिख भी सकते हैं, मैं उसको डील कर लूंगा, है ना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।